नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा दालचीनी और तिमरू मिशन, किसानों की आय दोगुना करने पर फोकस। सीएम धामी ने किया सेलाकुई में सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण। एआईसीसी की लिस्ट पर कांग्रेस में वार पलटवार, प्रीतम के सवालों पर बोले प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, सभी नेताओं को शामिल करना असंभव, देवेंद्र यादव का किया बचाव। एमडीडीए उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद बंशीधर तिवारी ने संभाला चार्ज, कहा अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई, नक्शों को आसानी से पास करने की व्यवस्था पर रहेगा फोकस। और यात्रा से पहले चारधाम होटल एसोसिएशन ने उठाए व्यवस्थाओं पर सवाल, ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता और धामों में संख्या बल की बाध्यता को खत्म करने की मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में जल्द ही दालचीनी और तिमरू मिशन शुरू होने वाला है। सेलाकुई में सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु दालचीनी और तिमरू के उत्पादन के लिए काफी बेहतर है और इस मिशन की जल्द ही शुरुआत भी की जाएगी, जिसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पारंपरिक खेती के क्षेत्र में अलग अलग चुनौतियां हैं। राज्य के कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियां व एरोमेटिक सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए सघन खेती और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां पर सघन पौधा केंद्र की स्थापना की गई है। आगामी चारधाम यात्रा में इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा यात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने अभी से यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है और सीएम धामी की अध्यक्षता में यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी हो चुकी है, जिसमें यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम हो, उसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। चारधाम यात्रा की इस बार हमने काफ़ी पहले समीक्षा प्रारंभ कर दी है। सारी बैठकें पहले भी अधिकारियों के लेवल पर इस पर हो रही थी। कल मैंने इस पर स्वयं समीक्षा की है और सारे विभाग, विशेषकर सड़क है, परिवहन है, आवास है, जल निगम, पेयजल है, इन सभी विभागों को और पुलिस विभाग को, क्योंकि पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर और जो व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित होनी है उन सबको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उत्तराखंड में अब तक भर्ती घोटालों को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी और इसी मुद्दे पर राजनीतिक थमने का नाम भी नहीं ले रही है। मगर अब जब सीएम धामी ने सीबीआई जांच पर सहमति दे दी है, तब भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा घोटालों को लेकर शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। विपक्ष के साथ साथ युवा भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए थे, जिस पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सहमति देते हुए ये कहा है कि आयोग की सभी भर्ती परीक्षाएं होने के बाद सीबीआई जांच शुरू की जाएगी। मगर अभी भी विपक्ष सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री केवल लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की कथनी और करनी में धरती आसमान का फर्क है। जब तक भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच नहीं हो जाती, तब तक कांग्रेस विरोध करती रहेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी केवल लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षाएं हो जाएं और परीक्षाओं के बाद सीबीआई और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होगी और अगर परीक्षाएं निरस्त करने लायक पाई गई, अगर ये पाया गया कि इन परीक्षाओं में घोटाला हुआ है जैसा कि अभी तक देखने में आया है, तो वो जो परीक्षा दिए हुए छात्र हैं उनका जो मनोभाव होगा, जो उनकी मनोस्थिति होगी, उसके लिए क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगे? जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच पर सवाल उठा रही है, तो वहीं अब भाजपा ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि ये वही कांग्रेस है जो कहती है कि सीबीआई पर विश्वास नहीं है और उत्तराखंड में अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि बेरोजगारों के नाम पर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। तो एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि साहब सीबीआई पर हमारा भरोसा नहीं है और उत्तराखंड में कह रही है कि सीबीआई जांच कराइए। तो पहले तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे कि उनकी धारणा सीबीआई के प्रति क्या है।
फिलहाल भर्ती परीक्षाओं में राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा विपक्ष को एक स्टैंड पर खड़े रहने की नसीहत दे रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि भर्ती परीक्षाओं में आखिर सीबीआई जांच की मांग कब पूरी होती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की लिस्ट जारी होने के बाद जो सवाल उठाए गए थे, उन सवालों पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जवाब दिया है। करण माहरा ने कहा कि मैं पार्टी में किसी को खुश या नाराज करने के लिए नहीं हूं। प्रीतम सिंह के समय एआईसीसी की लिस्ट में 64 सदस्य थे, लेकिन अब उनके कार्यकाल में ये संख्या घटकर 43 सदस्यों तक रह गई है, जिसकी वजह से कई नेताओं को जगह नहीं मिली। करण माहरा ने यह भी कहा है कि पार्टी में 200 से ज्यादा वरिष्ठ नेता है, जिनको सभी को लिस्ट में शामिल करने की क्षमता नहीं है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की भूमिका पर खड़े हुए सवालों पर कहा है कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पार्टी के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। मैं किसी को खुश करना या नाराज करने के लिए नहीं हूं। जहां प्रीतम सिंह जी के समय में 41 एआईसीसी मेंबर्स थे, 4 एक्स ऑफिशियो थे 45, और उसके अलावा 19 या 18 थे कॉप्ट मेंबर्स। तो ये आंकड़ा जो है 63-64 ज्यादा है। मेरे समय में क्योंकि अधिवेशन है, वहां इलेक्शंस हो सकते हैं, केवल 28 की सूची मांगी गई और 2 एक्स ऑफिशियो रखे गए, और कॉप्ट में केवल 11 लोग रखे गए और साथ में 2 एक्स ऑफिशियो रखे गए। तो मेरी पार्टी में तो कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो एआईसीसी पाने की योग्यता रखते हैं। उनकी योग्यता होने के बावजूद वो एकोमोडेट नहीं हो पाए। मेरे को अफसोस है नवप्रभात जी का, मुझे अफसोस है गोविंद सिंह गुंजवाल जी का, मुझे अफसोस है कई सीनियर्स का। यहाँ पर सूरवीर सिंह सजवान जी हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आप मेन उसमें नहीं रहे। तो ये है, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि हाईकमान निश्चित ही इन सीनियर्स का, इनके अनुभव का लाभ लेने के लिए इनको महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जिम्मेदारियां देंगे, और आने वाले समय में कांग्रेस को ताकत देने का काम ये सारे सीनियर्स करेंगे। यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए मुख्यमंत्री आवास कूच को लेकर पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन पर मुकदमे दर्ज किए हैं। यूथ कांग्रेस के 2 प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत प्रसाद और मोहन भंडारी सहित करीब 500 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। उधर कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। सरकार तानाशाही कर रही है, अलोकतांत्रिक तरीके से जनता की भावनाओं को कुचलना चाहती है, हिटलरशाही करना चाहती है, और जिस तरीके से मुकदमे कर रही है, और सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का भी हनन कर रही है। पुलिस के बल पर हमको पिटवाने का काम कर रही है, लाठीचार्ज कराने का काम कर रही है, कांग्रेस के ऊपर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल है। जनता की समस्याओं को उठाना, जनता के पक्ष में बोलना हमारा राजनीतिक धर्म है, हमारा दायित्व भी बनता है। लेकिन सरकार कितने ही मुकदमे कर ले, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। वहीं उत्तराखंड में बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आईएएस बंशीधर तिवारी को सौंपी गई। जिम्मेदारी मिलने के बाद बंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने बताया कि अब प्राधिकरण के अंतर्गत बनने वाले नक्शों को आसानी से पास कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही जिन नक्शों को लेकर वाद दायर है, उनको लेकर कैंप लगाए जाएंगे, जिससे हर शनिवार वादों का निपटारा करते हुए लोगों के नक्शे रिलीज हो सके। आपको बता दें कि इससे पहले बंशीधर तिवारी एमडीडी के सचिव भी रह चुके हैं, और इससे पहले देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी थी। देखिए, यहाँ पर एक तो नियमित हम लोग जो मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया है उसमें तेज़ी ले आएंगे, और एक हम लोग वर्कशॉप भी रखेंगे इसमें आर्किटेक्ट्स के साथ कि क्या क्या व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। दूसरा, हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे समन मानचित्र हमारे यहाँ पेंडिंग है या कोई वार चल रहा है, तो सेक्टर वाइज हम लोग हर सप्ताह शनिवार के दिन समन कैंप आयोजित करेंगे, जिसमें हम जो हमारे सेक्टर हैं सेक्टर में ही जा कर के लगाएंगे, ताकि जो हमारी सुविधाएं हैं वो आम जन तक पहुँच सकें।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे काम है उसको हम लोग फोकस करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग संपत्ति का निर्माण करें और सार्वजनिक जो हमारे निर्माण होते हैं उसमें चाहे पुस्तकालय हो, आंगनबाड़ी हैं, स्कूल्स हैं या सामुदायिक भवन हैं, उस तरह की अवसंरचनाओं के निर्माण को हम लोग प्राथमिकता देंगे। वहीं अब चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही चारधाम होटल एसोसिएशन ने अपनी समस्या रखी है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता और चारधाम में संख्या बल की बाध्यता को खत्म करना चाहिए। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त हो और पहले की तरह ही यात्रा का संचालन किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को पंजीकरण करवाना है तो चारों धामों के पहले पड़ाव में पंजीकरण की व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की समस्या न उठे। संगठन की मांगों पर सरकार द्वारा अगर गंभीरता से विचार विमर्श नहीं किया जाता है तो आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। कल आपको पता ही है कि कल हम चारधाम यात्रा में भी चारधाम होटल एसोसिएशन भी शामिल थे और वहाँ भी हमने अपना विषय रखा है और उसी के बाद तुरंत हमारे मुख्य सचिव जी का फरमान आता है कि चारधाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण कंपलसरी है। तो ऑनलाइन पंजीकरण का चारधाम होटल एसोसिएशन घोर विरोध करता है और हमने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहे हैं, ऑनलाइन पंजीकरण और सीमित संख्या का तो सवाल ही नहीं उठता है चारधाम के लिए। क्यों? पिछले बार कई यात्री हैं जो द्वार से वापस गए हैं, हमें रोना आया है। तुम सनातन धर्म के रखवाले हैं और जो इतनी श्रद्धा लेके आ रहा है और उसको द्वार से वापस किया जाए तो इस साल वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अंकिता हत्याकांड मामले में सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं, मगर अंकिता के परिवार वाले इस मामले में जांच पर सवाल उठा रहे हैं और इसी के चलते संयुक्त महिला संगठन और महिला आंदोलनकारियों ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराखंड में जितने भी बड़े अपराध हुए उन सभी मामलों में बीजेपी नेता शामिल पाए गए हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बेटियां गाँव से शहर में नौकरी करने जाती है उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही अंकिता हत्याकांड मामले में सभी महिलाओं ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। इसमें जो हत्याकांड हुआ था पिछले सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का, उसके संदर्भ में जो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने तथ्य इकट्ठे किए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ज़मीनी संघर्ष से उठे हुए ये बातें थी। प्रेस में इसका सारा ब्यौरा आ चुका है, पर हमारा जो प्रयास था वो ये था कि शासन प्रशासन से हम ये पूछें कि तथ्यों का क्या हुआ है। तथ्य जैसे कि अंकिता भंडारी का जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उसको एक डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में देखा जाए, क्योंकि उसमें उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका भय, जो हत्याकांड से पहले जो वाकया हैं वो सब उसमें बयान है। तुर्की में भयानक तरीके से लगातार 2 भूकंप आने के बाद अब देश भर में वैज्ञानिक अनुमान लगाने में लग गए हैं कि तुर्की जैसे हालात कहीं भारत में न बन जाए। इसको लेकर भारत के तमाम वैज्ञानिक अपने शोध में जुट गए हैं। तो वहीं हैदराबाद के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णचंद्र राव के मुताबिक उत्तराखंड क्षेत्र में सतह के नीचे तनाव पैदा हो रहा है, जिससे भूकंप की आशंका भी बढ़ रही है। इसके साथ ही वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील रोहेला का कहना है कि उत्तराखंड बेहद संवेदनशील जगह है। छोटे मोटे भूकंप तो आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऑल वेदर रोड से जो क्षेत्र प्रभावित हुए उसकी वजह से यहाँ बड़े भूकंप आने की भी संभावना बढ़ गई है। इस तरह की जो डेंजरस सिचुएशंस है, हम उन पर जिन पर हम काम कर सकते हैं उन पर हमें काम करना चाहिए। अर्थक्वेक की भविष्यवाणी, कल अर्थक्वेक आएगा, ये इससे बाहर आकर जो हमारे हाथ में है, जो वहां पर हमें घरों को जो 2 मंजिला से ऊंचे हैं उन्हें मार्क करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि स्ट्रक्चरली डिजाइन है या नहीं है। ये अर्थक्वेक आएगा तो कैजुअलिटी वहां होंगी ज्यादा। 2 मंजिला भी यदि ठीक ठाक बना रखा है, आरसीसी है थोड़ा सा, तो उसमें भी ज्यादा खतरे की बात नहीं है। और हर जोन के जोन 4, जोन 5 उसके अकॉर्डिंग ही घर बनाए। वहीं चंपावत जिले में अभी से गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से गर्मी का असर के साथ साथ अब अप्रैल में खिलने वाला राज्य फूल बुरांस फरवरी के महीने में ही खिलने लगा है, जिस पर क्षेत्र के पर्यावरणविदों ने भी गहरी चिंता जताई है। क्षेत्र के पर्यावरणविद और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रूप सिंह बोहरा ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है। अपने फायदे और विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विचार है कि
मनुष्य ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पूरे विश्व में हमारे वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने इस प्रकार के एटम बम बनाए हैं, ऐसी मिसाइल बनाई हैं जिससे समुद्र में हमारा उसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद जो उसमें असर हो रहा है कि समुद्र से जो वाष्पीकरण होता है उससे बचा है। लेकिन प्रकृति मनुष्य अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है कि मुझको किस प्रकार से चलना चाहिए। केवल भौतिकवादी विचारधारा से वो अग्रसर हो रहा है। वहीं रामगढ़ के खंड विकास अधिकारी पर ब्लॉक प्रमुख द्वारा फाइलें पास करने के एवज में रिश्वत मांगने के लिए जो आरोप लगाए गए थे उसमें जिलाधिकारी ने जांच बैठा दी है। कई ग्राम प्रधानों ने भी ब्लॉक प्रमुख से की शिकायत की थी, जिसके बाद रामगढ़ ब्लॉक प्रमुख पुष्पा नेगी ने प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि मामला गंभीर है, लिहाजा डीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी गई है। ये संगीन मैटर है, संगीन ही कह सकते हैं इसको। अगर कोई ब्लॉक प्रमुख ने आरोप लगाया है तो इसकी आज ही हमारी जांच कमेटी बैठी है, जिसमें डीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी बैठी है और उसको जो वीडियो है उसको तत्काल हम लोगों ने उसको अटैच किया है ताकि जांच में व्यवधान न हो। अगर इसमें वाकई में सच्चाई पाई जाती है तो हम इसका संज्ञान जरूर लेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं आती बातें तो वो फिर दूसरे दृष्टिकोण से भी हम लोग देखें। रुड़की पुलिस ने फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेड के मामले में सरगना समेत 2 फर्जी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2,50,000 की नकदी, एक एप्पल मोबाइल फोन और इनकम टैक्स के जाली दस्तावेज बरामद किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 8 फरवरी को रुड़की क्षेत्र में घटना घटी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है। 8 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। चूँकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो उन्होंने उनको साथ कोऑपरेट किया और जो भी एक पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फर्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में इनको शक हुआ, अपने सोर्सेज से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया। वहीं रुड़की के बुगावाला क्षेत्र के एक गांव में शादी में बज रहे डीजे पर डांस के दौरान फायरिंग करने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई, मृतक उसी का भतीजा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक बच्चे को फायर लगने के कारण उसमें इंजर्ड हुआ था, जिसके बाद उसकी देर रात्रि मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ये घटना संवेदनशील थी। 12 साल का ये परमजीत नाम है लड़के का, ये जो लोकल ये वहाँ पर था, वो भी शादी समारोह में था। तो देर रात्रि टीमों ने पहुंचकर वहाँ पर हमारे जो अधिकारीगण है पूरी पूछताछ करी है और आज जो है अभी उसकी पहचान भी कर ली गई थी कि कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा इस तरह की घटना हुई शराब के नशे में। इसका नाम है श्रवण कुमार, ये भी वही टाटा हसनगढ़ का रहने वाला है और इसे 315 बोर का तमंचा बरामद हो गया जिससे फायर हुआ था। इसके द्वारा अभी ये पूछताछ से बताया गया कि अत्यधिक नशे में था और इसको ध्यान नहीं रहा, उससे गलती से या इसके फायर करने के चक्कर में से गलत चल गई गोली और बच्चे को लग गई थी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा दालचीनी और तिमरू मिशन, किसानों की आय दोगुना करने पर फोकस। सीएम धामी ने किया सेलाकुई में सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण। एआईसीसी की लिस्ट पर कांग्रेस में वार पलटवार, प्रीतम के सवालों पर बोले प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, सभी नेताओं को शामिल करना असंभव, देवेंद्र यादव का किया बचाव। एमडीडीए उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद बंशीधर तिवारी ने संभाला चार्ज, कहा अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई, नक्शों को आसानी से पास करने की व्यवस्था पर रहेगा फोकस। और यात्रा से पहले चारधाम होटल एसोसिएशन ने उठाए व्यवस्थाओं पर सवाल, ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता और धामों में संख्या बल की बाध्यता को खत्म करने की मांग।